आयुर्वेद के 3 सबसे महान और प्रामाणिक ग्रंथों में से एक है अष्टांग हृदयम। और आज के इस विश्लेषण में हम इसी महान ग्रंथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करने वाले हैं। हम अष्टांग हृदयम के तीसरे अध्याय यानी ऋतुचर्या अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। ऋतु का अर्थ है मौसम या काल, और चर्या का अर्थ है आचरण या हमारी दिनचर्या। बिल्कुल। और आज का ये विश्लेषण सुनने वालों के लिए बहुत ही अनिवार्य होने वाला है, क्योंकि आज हम ये समझेंगे कि विशेष रूप से भयंकर गर्मी के महीनों में यानी मई और जून के समय इस प्राचीन पुस्तक में दैनिक आहार के लिए क्या नियम दिए गए हैं। ये सच में बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति जीवन भर प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहना चाहता है तो उसे ये समझना ही होगा कि इस मौसम में हमारे रोजमर्रा के चावल, रोटी और दाल का सही रूप क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, महर्षि वाग्भट जी का ग्रंथ स्पष्ट करता है कि कोई भी भोजन अपने आप में हमेशा के लिए अच्छा या बुरा नहीं होता। उसका प्रभाव पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस ऋतु में खाया जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस बात पर आते हैं। जब बाहर भयंकर गर्मी होती है तो शरीर के भीतर असल में क्या चल रहा होता है, क्योंकि बिना कारण समझे नियम तो बस बंदिशें लगते हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी बात है। महर्षि वाग्भट जी ने ऋतुचर्या अध्याय में एक अत्यंत गहरा सूत्र दिया है, अदनम बलवत ग्रीष्मे। अच्छा जी, इसका सीधा अर्थ यह है कि ग्रीष्म ऋतु में इंसान की जो पाचन शक्ति है, जिसे हम आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं, वो स्वाभाविक रूप से मंद या कमजोर पड़ जाती है। मतलब अगर बाहर पर्यावरण में इतनी तेज धूप है, इतनी अग्नि है, तो शरीर के भीतर की अग्नि कमजोर क्यों हो रही है? उसे तो और भी प्रज्वलित होना चाहिए ना। बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है ये। लेकिन देखिए, यही तो शरीर का सबसे अद्भुत प्राकृतिक रक्षा तंत्र है। जब बाहर सूर्य अपनी पूरी तपन पर होता है तो शरीर अपनी अंदरूनी ऊष्मा और ऊर्जा को कोष्ठ से यानी पेट और पाचन तंत्र से हटाकर बाहर की त्वचा की ओर धकेल देता है। ताकि पसीना आ सके। जी हाँ, शरीर स्वेद यानी पसीने के माध्यम से स्वयं को बाहरी ताप से बचाता है। शरीर की प्राथमिकता उस समय भारी भोजन को पचाना नहीं होती, बल्कि खुद को उस अत्यधिक बाहरी गर्मी से सुरक्षित रखना होती है। तो मतलब पाचन तंत्र के पास उस समय पर्याप्त ऊर्जा होती ही नहीं है? बिल्कुल नहीं होती। शरीर भीतर से शांत और शीतल रहने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में यदि हम भारी, गरिष्ठ या बहुत तीखा भोजन ग्रहण करते हैं तो शरीर के लिए वो पोषण नहीं बनता। वो तो शरीर पर एक तरह का प्रहार हो गया। एकदम सही। वो भोजन एक भारी बोझ बन जाता है, जिसे पचाने में शरीर पूरी तरह से पस्त हो जाता है। स्पष्ट है कि हमारी जठराग्नि मंद है। तो वाग्भट जी ने इस मौसम के लिए भोजन के क्या मुख्य सिद्धांत बताए हैं? इस मंद जठराग्नि को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद में 3 मुख्य गुण निर्धारित किए गए हैं। पुस्तक में श्लोक आता है, मधुरम लघु शीतम च। मधुर, लघु और शीत। जी, इसका अर्थ है कि इस मौसम में हमारा आहार ऐसा होना चाहिए जिसका स्वभाव मधुर यानी मीठा हो, जो पचने में लघु यानी हल्का हो, और जिसकी तासीर शीत यानी ठंडी हो। यहाँ मुझे एक शंका है और शायद सुनने वालों के मन में भी ये बात आए। जी कहिए। जब हम मधुर या मीठा सुनते हैं और साथ में लघु यानी हल्का सुनते हैं तो ये दोनों बातें थोड़ी विपरीत लगती हैं। मीठा भोजन तो आमतौर पर पचने में भारी होता है। क्या इन हजारों साल पुराने नियमों का मतलब ये है कि हमें रोजाना गुड़ या मिठाइयाँ खानी चाहिए? आयुर्वेद में मधुर रस का मतलब चीनी या बाजार की मिठाइयों से बिल्कुल नहीं है। अच्छा। आयुर्वेद में मधुर का अर्थ है वह अन्न जो पचने के बाद शरीर को एक स्थिर, शांत और शीतलता प्रदान करे, जो शरीर का पोषण करे, जैसे कि गेहूं और चावल। ये स्वभाव से मधुर हैं। तो हमारे मुख्य अनाज ही मधुर हैं। जी हाँ। और लघु का अर्थ है ऐसा भोजन जिसे तोड़ने और पचाने में हमारी कमजोर जठराग्नि को अत्यधिक श्रम न करना पड़े। तो चलिए इस नियम को हमारी रोजमर्रा की थाली पर लागू करते हैं। सबसे पहले चावल की बात करते हैं। अष्टांग हृदयम में चावल के लिए क्या निर्देश हैं? ग्रीष्म ऋतु में चावल को सबसे उत्तम अन्न माना गया है। ग्रंथ में विशेष रूप से षष्ठिक चावल का उल्लेख है। षष्ठिक चावल? जी, यह वह चावल है जो 60 दिन में पककर तैयार होता है। यह स्वभाव से मधुर है
और अत्यंत लघु है। इस मौसम में जब जठराग्नि मंद है तब यह शरीर को बिना भारी किए पूर्ण ऊर्जा देता है। लेकिन चावल तो कई तरह से पकाया जाता है। भारी पुलाव या बहुत सारे मसालों वाली खिचड़ी भी तो बनती है। यही सावधानी बरतनी है। वाग्भट जी का निर्देश बहुत स्पष्ट है कि इस मौसम में भारी खिचड़ी, पुलाव या अत्यधिक घी और तीखे मसालों से बचना चाहिए। चावल को बहुत ही साधारण तरीके से थोड़े जल और सेंधा नमक के साथ पकाना चाहिए। और हाँ, पुस्तक में एक बहुत ही रोचक तथ्य भी दिया गया है। क्या? नियम ये है कि नया चावल जो अभी अभी खेतों से कट कर आया हो, उसका सेवन ग्रीष्म ऋतु में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक मिनट, नया चावल नहीं खाना चाहिए? आमतौर पर तो हम ताज़ा या नई चीज़ों को हमेशा बेहतर मानते हैं। नई चावल में ऐसा क्या है जो इस मौसम के लिए अनुचित है? इसके पीछे बहुत ही विशुद्ध विज्ञान है। आयुर्वेद के अनुसार जो नया चावल होता है उसमें जल और पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। मतलब उसमें नमी ज्यादा होती है। बिल्कुल। और इस अतिरिक्त नमी के कारण जब आप नया चावल पकाते हैं तो वो बहुत चिपचिपा हो जाता है, उसके कण आपस में जुड़ जाते हैं। हाँ, वो थोड़ा गीला गीला सा बनता है। जी। और आयुर्वेद की भाषा में वो चावल गुरु यानी बहुत भारी हो जाता है। उस चिपचिपे अन्न को पचाने के लिए बहुत तीव्र अग्नि चाहिए, जो कि गर्मियों में हमारे शरीर में है ही नहीं। क्या बात है! मतलब वो नया चावल कमजोर जठराग्नि के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष बन जाएगा। एकदम सही। इसके विपरीत जो चावल 1 वर्ष या उससे अधिक पुराना हो जाता है, उसकी अतिरिक्त नमी प्राकृतिक रूप से सूख जाती है। वो स्वाभाविक रूप से लघु हो जाता है। पुराना चावल पकने पर खिला खिला रहता है, चिपकता नहीं है, इसलिए मंद अग्नि भी उसे बिना किसी कष्ट के पचा लेती है। बहुत ही अद्भुत ज्ञान है ये। और इसी के साथ इस ऋतु के लिए एक विशेष पेय का भी उल्लेख किया गया है। पेया मतलब जो चावल पकाने के बाद जल बच जाता है, जिसे मांड कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल वही। चावल को अधिक पानी में पकाते समय जो उसका गाढ़ा जल निकलता है उसे पेया कहते हैं। अच्छा। ये पचने में इतना अधिक हल्का होता है कि कमजोर से कमजोर अग्नि भी इसे आसानी से पचा लेती है। ये शरीर को तुरंत शीतलता और प्राकृतिक ऊर्जा प्रदान करता है। आजकल लोग अज्ञानतावश इस जल को फेंक देते हैं, लेकिन वाग्भट जी के अनुसार इस भयंकर गर्मी में ये शरीर के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। सच में ये बहुत ही व्यवहारिक जानकारी है। चावल पुराना होना चाहिए और उसका मांड इस मौसम में सबसे श्रेष्ठ पेय है। अब चावल से आगे बढ़ते हैं और रोटी की बात करते हैं, क्योंकि भारत में रोटी रोज खाई जाती है। गेहूं की रोटी के लिए क्या नियम है? जैसे हमने पहले कहा, गेहूं स्वभाव से मधुर है और उसकी तासीर शीत है, इसलिए गेहूं की रोटी बेझिझक खाई जा सकती है। लेकिन उसके स्वरूप पर ध्यान देना होगा। बहुत मोटा आटा, भारी पराठे या घी में पूरी तरह तली हुई रोटियां इस समय शरीर पर बहुत भारी बोझ डालती हैं। क्योंकि अग्नि मंद है तो उसे पचाना कठिन होगा। बिल्कुल। इसलिए नियम यह है कि रोटी तवे पर सादी सिकी हुई होनी चाहिए, आटा बारीक पिसा हुआ होना चाहिए और वो पतली होनी चाहिए। घी का उपयोग नाम मात्र का हो। रोटी जितनी पतली होगी उसका लघु गुण उतना ही बढ़ जाएगा। रोटी की बात हो रही है तो मुझे जौ यानी यव की याद आ गई। जी। बहुत से लोग स्वास्थ्य के लिए जौ को बहुत उत्तम मानते हैं। जी। वसंत ऋतु में तो जौ खाने की बहुत वकालत की जाती है। तो क्या भयंकर गर्मी में जौ का उपयोग अच्छा नहीं है? ये आयुर्वेद के विज्ञान की सबसे सूक्ष्म और गहरी बात है। देखिए, जौ वसंत ऋतु के लिए इसलिए उपयोगी था क्योंकि सर्दियों के बाद शरीर में जमे हुए कफ को सुखाना आवश्यक था। जौ का प्राकृतिक गुण रूक्ष यानी सूखा होता है। लेकिन अब विचार कीजिए, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य पहले ही अपनी प्रचंड ऊष्मा से पर्यावरण और शरीर के जल तत्व का क्षय कर रहा है। ऐसे में क्या शरीर को और अधिक रूखेपन की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, शरीर तो वैसे ही सूख रहा है। बस यही कारण है गर्मियों में शरीर को रूक्ष अन्न की नहीं बल्कि अंदरूनी स्निग्धता और ठंडे गुणों की आवश्यकता होती है। इसलिए महर्षि वाग्भट स्पष्ट करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में जौ का सेवन उतना लाभकारी नहीं है जितना गेहूं या पुराने चावल का है। ये सच में एक बहुत बड़ा बिंदु है। ऋतु बदली, प्रकृति की मांग बदली और आयुर्वेद ने तुरंत उस अन्न का त्याग करने को कह दिया जो पिछले मौसम तक सर्वोत्तम था। बिल्कुल। खैर, अब अन्न की बात हो गई तो दालों पर आते हैं। हमारी थाली दाल के बिना अधूरी है।
दालों के चुनाव के लिए ये प्राचीन पुस्तक क्या कहती है? इस अध्याय के अनुसार मूंग की दाल, और उसमें भी विशेष रूप से पीली और छिलके वाली मूंग दाल, मई और जून के महीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। मूंग दाल ही क्यों? क्योंकि मूंग दाल सभी दालों में सबसे अधिक लघु है। ये पेट में जाकर बहुत शीघ्र पचती है और मंद जठराग्नि पर बिल्कुल दबाव नहीं डालती। लेकिन हमारी रसोई में तो दाल में जोरदार छौंक या तड़का लगाने की परंपरा है। क्या पकाने की विधि भी बदलनी होगी? जैसे कि दाल में बहुत अधिक लाल मिर्च, तीखे गरम मसाले या बहुत भारी छौंक बिल्कुल नहीं लगाना है। छौंक के लिए केवल जीरा और धनिया का उपयोग करना है। धनिया स्वभाव से अत्यंत शीतल होता है और पेट की ऊष्मा को शांत करता है। और एक और महत्वपूर्ण नियम है। क्या? दाल हमेशा पतली रखनी है, गाढ़ी नहीं। दाल जितनी गाढ़ी होगी उसे पचाने में उतना ही अधिक समय और ऊर्जा लगेगी। तो फिर उन दालों का क्या जिन्हें बहुत चाव से खाते हैं, जैसे राजमा, उड़द की दाल या छोले चने? उनसे पूरी तरह से बचना चाहिए। उड़द की दाल, राजमा और चना, इन तीनों को वाग्भट जी ने गुरु यानी अत्यधिक भारी श्रेणी में रखा है। इस ऋतु में इनका सेवन उचित नहीं है। अगर मैं इस बात को अपनी उस आम दिनचर्या से जोड़ूं जो गर्मियों में अक्सर देखी जाती है, जी, जब लोग गर्मियों की दोपहर में भरपेट गाढ़े राजमा या उड़द की दाल के वड़े या मोटे मोटे पराठे खा लेते हैं, तो उसके बाद उन्हें भयंकर आलस्य और निद्रा घेर लेती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्योंकि शरीर की ऊर्जा पहले ही त्वचा को ठंडा रखने में लगी थी और अचानक से उस भारी भोजन को पचाने के लिए जठराग्नि को संघर्ष करना पड़ता है। एकदम सटीक निष्कर्ष निकाला है आपने। शरीर की सारी शक्ति उस भारी अन्न से लड़ने में व्यय हो जाती है। यदि उसी जगह पर पतली मूंग की दाल, पुराना चावल और जीरे धनिया के छौंक वाला भोजन किया जाए तो वो आलस्य कभी नहीं आएगा। शरीर को भारीपन का अनुभव नहीं होगा। ये चर्चा सचमुच आंखें खोलने वाली है। हमने बहुत बारीकी से ये समझा कि कैसे शरीर हर मौसम के अनुसार अपनी कार्यप्रणाली बदलता है और कैसे हमें अपने भोजन को मधुर, लघु और शीत रखना है। अब इस पूरे विस्तृत विश्लेषण के अंतिम सार की ओर बढ़ते हैं। जी, इस संपूर्ण विश्लेषण का सार बहुत ही सरल और गहरा है। जब हम ऋतु के अनुसार भोजन करते हैं तो हमारा शरीर प्रकृति की अपनी लय के साथ जुड़ जाता है। गर्मियों में भोजन के बाद आने वाली निद्रा या पेट का भारीपन कोई स्थायी रोग नहीं है। ये केवल हमारे अनुचित आहार चुनाव का परिणाम है। जैसे ही हम पुराने चावल, पतली मूंग दाल और हल्की रोटी को अपनाते हैं, शरीर का सारा अनावश्यक बोझ उतर जाता है। ये इस बात का अखाट्य प्रमाण है कि मानव शरीर और मौसम का जो संबंध वाग्भट्टाचार्य जी के समय था, वो आज भी वैसा ही है। बिल्कुल, शरीर नहीं बदला है, केवल हमारी आदतें प्रकृति के नियमों से दूर हो गई हैं। जी हाँ, और यही ज्ञान पुरातन पुस्तक के इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है। प्राकृतिक स्वास्थ्य के लिए किसी जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी रसोई में सही अन्न का चुनाव करना है। और यदि आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी है तो इस प्राचीन ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए पुरातन पुस्तक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में मैं एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। सोचने वाली बात है ना? अगर मानव शरीर केवल ग्रीष्म ऋतु के अनुकूल होने के लिए स्वयं की रक्षा के लिए अपनी जठराग्नि को मंद कर देता है, तो वर्ष के पूरे 365 दिन बिना ऋतु का विचार किए एक ही तरह का भारी और गरिष्ठ आहार लेकर हम अपने शरीर के और कितने प्राकृतिक संकेतों को पूरी तरह से अनदेखा कर रहे हैं? इस प्रश्न पर विचार कीजिएगा। प्राचीन ज्ञान की इस यात्रा को आज यहीं विराम देते हैं। अगले विश्लेषण में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।